अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुने मैम? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही? नो मैम। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी जो हमारा लेक्चर था, हमने क्या पढ़ना है बेसिकली बायोमैकेनिक्स 2 में, इससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी। हमने बात की थी कि हमने अपर लिम्ब के बारे में पढ़ना है और अपर लिम्ब की क्या इंजरीज़ हैं, क्या क्या बेसिक लोड्स हैं जो अपर लिम्ब के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है। तो इसके अलावा हमने बात की थी कि हम बायोमैकेनिक्स की क्यों ज़रूरत है। आप में से कोई दोबारा से रिपीट कर सकता है कि व्हाई डू वी नीड बायोमैकेनिक्स? बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट हम बायो जी लाइबा। मैम हम स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस इंक्रीज करा सकते हैं, एंगल्स जो जॉइंट्स बन रहे होते हैं उनको सही करा के। उसके अलावा हम इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो इंजरीज आ गई हैं उनको हम उनकी हीलिंग कैसे इंक्रीज करानी है वो करा सकते हैं। उसके अलावा हम मतलब जॉइंट्स की रेंजेस इंक्रीज करा सकते हैं, ऑल दैट। ठीक है, और कुछ? कोई और ऐड करना चाहेगा मैम इसमें कुछ? मैम स्पोर्ट्स में वो सॉरी स्पेस में हम मसल एट्रोफी को कैसे प्रिवेंट करते हैं वो था। हमने नॉर्मल बात की थी कि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या फोर्सेस हैं जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप जब एबनॉर्मल के बारे में आपको पता होगा तभी आप उसको एबनॉर्मल के साथ जो है वो डिफरेंशिएट कर सकेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको हम इन्हांस करा सकते हैं, मसल की जो एफिकेसी है या मसल की जो एफिशिएंसी है बेसिकली वो इम्प्रूव हो सकती है अगर आपको बेसिक पता हो। और इसके अलावा हमने बात की थी कि जो बायोमैकेनिक्स है इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पोर्शंस में, दैट इज़ काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। जो काइनेटिक उसका पोर्शन है उसमें हमने बात की थी कि काइनेटिक इज़ कंसर्न विद कि आपका जो फोर्सेस हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो कौन कौन से एक्ट करती हैं। इसी तरह से अगर हम काइनेमैटिक्स की बात करें तो बॉडी में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक जॉइंट है उसके अंदर क्या मूवमेंट्स होंगी, तो इस तरह वाली जो चीज़ें हैं ये काइनेमैटिक्स का पार्ट है। तो होपफुली वो सारी चीज़ें आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ी हैं और वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर होंगी। शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है। ठीक है, आज हमने शोल्डर जो गर्डल है और जो शोल्डर जॉइंट है उसके बारे में बात करनी है। रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स जो है आप लोगों के लिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जे हॉल जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है बायोमैकेनिक्स 1 के लिए। इसके अलावा आपकी एक बुक है नॉर्डन।
ठीक है, नॉर्डिन जो है वो आप लोगों ने उसको भी कंसल्ट करना है। आपके जो बायोमैकेनिक्स 2 है, इसका कुछ पोर्शन जो है वो नॉर्डिन से कवर हुआ है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, सॉरी, कि हमारी जो बायोमैकेनिक्स है फ्रैक्चर फिक्सेशन की, ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़नी है नॉर्डिन से। इसी तरह से जो आर्थ्रोप्लास्टी की बायोमैकेनिक्स है वो हम नॉर्डिन से पढ़ेंगे। हमारे जो डिफरेंट पोस्चर्स हैं, सिटिंग है, स्टैंडिंग है, लाइंग है, इनकी क्या बायोमैकेनिक्स है, ठीक है, आपके क्या पोस्चर्स होने चाहिए, ये वाला जो सारा पोर्शन है ये हमने नॉर्डिन से कवर करना है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में कि व्हाई डू वी नीड बायोमैकेनिक्स। ये हमने आज भी इसको जो है वो रिपीट किया है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि मूवमेंट्स के दौरान क्या एंगल्स बनते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं, नॉर्मल फोर्सेस कौन सी हैं, एबनॉर्मल फोर्सेस कौन सी हैं, बायोमैकेनिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब आपको इस सब के बारे में नो हाउ है। आज का जो बेसिक टॉपिक है दैट इज बायोमैकेनिक्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, जिसमें हमने शोल्डर जॉइंट के बारे में बात करनी है। इट्स नॉट न्यू फॉर यू, ठीक है, ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा। एनाटमी 1 के अंदर आप लोगों ने इसको गो थ्रू किया है थॉरली, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि शोल्डर जो गर्डर है, ठीक है, गर्डर में और शोल्डर का जो जॉइंट है, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ शोल्डर जॉइंट की, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये हमारी जो ग्लेनाइड फोसा के साथ जॉइंट बना रहा है, दैट इज बेसिकली अ शोल्डर जॉइंट विच इज ऑफ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं साइनोवियल जॉइंट की। हिंज है, आपका प्लेन है, सैडल है, बॉल एंड सॉकेट है, कॉन्डेलाइड है, सैडल है, एलिप्सॉइडल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं आपके। अब शोल्डर जो है दैट इज अ साइनोवियल जॉइंट, क्यों? क्योंकि इस पे मूवमेंट्स पॉसिबल है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन ने इसको लाइन किया हुआ है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट जो है वो सिर्फ आपका ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट है, जिसमें आपकी जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ठीक है, वो आपका जो सॉकेट है ग्लेनाइड का, उसके साथ जॉइंट बना रहा है। अगर हम बात करेंगे शोल्डर गर्डल की, गर्डल में क्या कुछ आ जाता है, आप लोगों ने ये नाम पहले पढ़े होंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, नाम ही बता रहा है। स्टर्नो मींस स्टर्नम, ठीक है, जो आपके फ्रंट पे बोन है, स्टर्नम आप लोगों ने एनाटमी 1 में पढ़ी होगी। स्टर्नम जॉइंट बनाती है क्लेविकल के साथ, जो हमारी कॉलर बोन होती है बेसिकली। तो स्टर्नम का और क्लेविकल का जो आपस का बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। एक और जॉइंट जो आप लोग पढ़ेंगे शोल्डर गर्डल के अंदर, दैट इज एक्रोमियोक्लेविकुलर। अब एक्रोमियोक्लेविकुलर क्या है, नाम ही बता रहा है, एनाटमी में चीजें नाम से ही काफी हद तक आपको समझ आ जाती हैं। स्कैपुला है, ठीक है, स्कैपुला का एक प्रोसेस होता है एक्रोमियन प्रोसेस। स्कैपुला क्लेविकल के साथ जो जॉइंट बनाएगी दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इसी तरह से आपका एक और जॉइंट है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि क्लेविकुलर का क्या मतलब है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्कैपुला का एक पार्ट है जो कि आगे जैसे क्रो बीक होती है उसकी तरह से आगे की तरफ प्रोजेक्ट होता है, जिसको आप कोराकाइड प्रोसेस कहते हैं। अब जो कोराकाइड प्रोसेस है उसने क्लेविकल के साथ जॉइंट बनाना है, उसको हम कहते हैं कोरैको क्लेविकुलर जॉइंट। इसी तरह से पीछे स्कैपुला है, ठीक है, स्कैपुला जो है वो जो हमारे पीछे से वर्टिब्रास हैं थोरेसिक की, उनके साथ कोई डायरेक्ट जॉइंट नहीं बनाती, लेकिन उनके बीच में जो है वो फेशिया है, उनके बीच में जो है वो मसल्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है, कि फाइबर्स के साथ जो है ये आपस में मिले हुए हैं, बीच में मसल्स जो हैं वो इनको आप कहें कि यूनाइट कर रहे हैं आपस में। तो ये वाला जो जॉइंट है इसको हम कहते हैं स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, कि स्कैपुला पीछे और साथ में उसके जो थोरेसिक की वर्टिब्रास हैं ये मिलके जॉइंट बना रही हैं, तो ये हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट हो गया। तो शोल्डर जो जॉइंट है वो सिर्फ ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट है। अगर हम शोल्डर गर्डल की बात करेंगे कि कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं, तो बेसिकली 5 जॉइंट्स हैं, ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट एंड स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, मैम। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो मैम। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि
आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, दो तरह के होते हैं स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन है और एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है। अब ये जो हमारा शोल्डर गर्डल है, इसमें से कौन सा वो ज्वाइंट है जो अपेंडिकुलर स्केलेटन को, यानी कि ये हमारी अपेंडिजेस है ना जिसको हम लिम्स कहते हैं, ठीक है, लिम्स आ जाती हैं अपेंडिजेस में, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है। जो बीच वाला हमारा है सारा, जैसे हमारी स्टर्नम हो गई है, हमारा स्कल है, ये वाली जो सारी बोन्स हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं, जिसमें हमारी रिब्स आ जाती हैं, ये सारी हमारी जो बोन्स हैं वो आ जाती हैं। तो वो कौन सा ज्वाइंट है शोल्डर गर्डल में जो अपेंडिजेस को, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के साथ यूनाइट कर रहा है? मैम ग्लीनो मैम स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, गुड। क्योंकि स्टर्नम हमारी जो है वो एक्सियल है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, और जो हमारी क्लेविकल है वो ज्वाइन कर रही है स्टर्नम के साथ। तो इस तरह से हमारी जो अपेंडिजेस हैं, जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो बीच में आके मिल गया है हमारे जो एक्सियल स्केलेटन है उसके साथ, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा बेसिक ज्वाइंट है जो हमारा एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ मिला देता है, तो दैट इज बेसिकली योर स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। मैम अच्छा, ये ग्लीनो तो ह्यूमरल जॉइंट नहीं हो सकता, वो भी तो नहीं, मिलाते हैं। ग्लीनोह्यूमरल ज्वाइंट जो है वो शोल्डर गर्डल में नहीं मिला रहा आपके जो एक्सियल स्केलेटन के साथ है इसको। आपकी जो स्टर्नम है उसके साथ आपका सिर्फ क्लेविकल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ओके अच्छा, मैम। ये हो गई हैं आपकी बेसिकली 5 आर्टिकुलेशंस। होपफुली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप लोगों ने पहले से गो थ्रू की हुई है। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इनकी क्या वैरायटीज हैं। कि हम अगर बात करते हैं कि साइनोवियल जॉइंट में से इनकी क्या वैरायटी है, कोई सैडल होगा, कोई प्लेन है, कोई बॉल एंड सॉकेट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंडेस्मोसिस होते हैं जॉइंट्स, जनरल एनाटॉमी की ये सारी जो है वो टर्म्स हैं। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये नॉर्मल जो है वो आपकी जॉइंट्स के बारे में बताया है कि जैसे आप देख सकते हैं दिस इज स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम जो है उसके साथ आपकी क्लेविकल जो है वो जॉइंट बना रही है, विच इज कॉल्ड एज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दिस इज द एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है, इसके साथ आपकी क्लेविकल जब मिलेगी तो यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि क्लेविकल का जो मीडियल एंड है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, जो उसका लैटरल एंड है वहां से एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो बनता है। इसी तरह से हेड ऑफ द ह्यूमरस ज्वाइन करता है आपकी ग्लिनाइड कैविटी के साथ, ठीक है। तो इस चीज को आप कहते हैं कि ये आपका जो है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है। स्केपुला पीछे से ज्वाइन करेगा आपकी वर्टिब्रास के साथ, बीच में इसके यहाँ पे फाइबर्स होंगे, ठीक है, उसको आप कहेंगे कि दैट इज बेसिक स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट। तो ये डिफरेंट जॉइंट्स हैं जो शोल्डर गर्डल के अंदर आपको नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट नाम से पता चल गया, स्टर्नम का और क्लेविकल का आपस का बॉन्ड है, आपस का जॉइंट है। सैडल टाइप है। सैडल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सैडल वैरायटी के जो जॉइंट्स होते हैं वो हम उनको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जैसे आप ये देखें कि आप किसी घोड़े पे बैठे हैं और घोड़े के ऊपर जो उसकी सीट है, ठीक है, उसको हम सैडल कहते हैं। वो ये शेप होती है कि वो कन्वेक्स भी होती है एक डायरेक्शन में और वो कनकेव होती है दूसरी डायरेक्शन में। तो इस तरह की जो शेप होती है उसको हम कहते हैं कि वो सैडल है। तो जो क्योंकि स्टर्नोक्लेविकुलर जो जॉइंट है उसमें आपकी जो, अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है, ये जो शेप है ये आपकी सैडल की शेप है, ठीक है। कि सैडल जो आपकी बिल्कुल जो सीट होती है आपकी हॉर्स राइडिंग के लिए, उसकी जो शेप है वो सैडल है। तो इस वजह से हमने इस जॉइंट का नाम जो है वो सैडल रख दिया। अब जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं आपने उनके बारे में पढ़ा होगा कि उनके पास आर्टिकुलर डिस्क होती है, उनके पास कैप्सूल्स होते हैं, उनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो आपकी जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है इसके अंदर भी डिस्क है। वो जो डिस्क है बेसिकली वो स्टेबिलिटी के लिए होती है, कि वो आपका जो क्लेविकल का पार्ट है और जो स्टर्नम का पार्ट है उसको आपस में फिक्स करने के लिए जरूरी है, कि वो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। डायआर्थोडियल जॉइंट्स हैं ये, ठीक है। इनमें जो मेजर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो आपकी क्लेविकल और जो स्कैपुला है, ठीक है, वहां पे जो मेजर एक्सिस है वो प्रेजेंट है। अपेरेंटली अगर हम ये कहते हैं कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को आप अलग से जो है वो मूव करें तो ऐसे नहीं होता।
स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की जो मूवमेंट्स हैं दे आर सिंक्रोनाइज्ड विद स्कैपुला एंड ह्यूमरस। अगर आप शोल्डर को मूव करते हैं, आप शोल्डर पे कोई मूवमेंट देते हैं, तो उस केस में आपका जो स्टर्नम है या आपका जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है उस पे मूवमेंट होती है। आप अलग से आप सेपरेटली इनको मूवमेंट नहीं दे सकते। जी ईशा। मैम डाई आर्थ्रोडियल का मतलब क्या होता बेटा आप लोगों ने पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, कि आपकी जो जॉइंट्स हैं, जैसे आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है? किसने पढ़ा इसके बारे में पहले? मैम ये डिग्री ऑफ fibrous मूवमेंट joint, cartilaginous joint को नहीं बोलते हैं, diarthrosis, ankyarthrosis। डायमीज होता है 2। आगे बताएं लाइबा। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं। नहीं, स्लाइटली मैम मूवेबल। हम इनकी डिग्री ऑफ मूवमेंट के हिसाब से इनको डिफरेंशिएट करते हैं। किसको डिफरेंशिएट करते हैं? मैम जॉइंट्स को उनकी डिग्री ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंगली। जॉइंट्स को उनके डिग्री ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं जॉइंट्स की अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मूवमेंट्स? मैम वो मतलब 1 डिग्री में होता है उनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली, और 2 डिग्रीज में होता है, और 3 डिग्रीज में होता है। तो और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को डायआर्थ्रोडियल क्यों कहा? मैम diarthrosis तो synovial joints को कहते हैं। नहीं बेटा, डायआर्थ्रोसिस खाली साइनोवियल जॉइंट्स को कैसे कहते हैं? मैम आप उसमें कोई भी फिक्स जवाब हमने दे। आर्थ्रोसिस होते हैं, एम्फी आर्थ्रोसिस आप लोगों होते ने हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या था? मैम fibrous cartilaginous joints थे ना उसमें, और synovial joints। मैम स्लाइटली इमोबल मैम ये जॉइंट्स दो बोन्स के बीच में slightly होता है, immobile उसको joints कहते हैं। देखो बेटा, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि इसके अंदर डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है? यस मैम, इंटरवर्टेब्रल डिस्क वाले मींस कौन नहीं पता। इंटरवर्टिब्रल नहीं बेटा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं है ये। वर्टिब्रास के दरमियान की जो डिस्क होती है सिर्फ वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। समझ आ गई? क्योंकि उसका नाम ही बता रहा है इंटर मीन्स बिटवीन, ठीक है? वर्टिब्रास के दरमियान की है, दैट इज इंटरवर्टिब्रल। ये जो डिस्क होती है ये दूसरी डिस्क है, ये ज्वाइंट डिस्क होती है। ये आप ये बताएं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस हैं, हाइलाइन कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है। तो अब इसकी जो डिस्क है वो फिब्रो कार्टिलेजिनियस है। हर वो ज्वाइंट, ठीक है, हर वो ज्वाइंट जिसके अंदर फाइब्रो या हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क होती है, बेसिकली उन ज्वाइंट्स को आप कहते हैं कि वो डायआर्थ्रोडियल है, वो साइनोवियल ज्वाइंट्स, ठीक है? अगर वो साइनोवियल नहीं है और उसके अंदर वैसे ही डिस्क है तो फिर वो डायआर्थ्रोडियल नहीं होता। बात समझ आ रही है? डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंगली आप जो बताते हैं, क्लासिफाई करते हैं, दैट इज बाईएक्सियल, यूनिएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। आपको क्लियर है ईशा? अब यस मैम। अच्छा, हम अब बात कर रहे थे कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है जो इसके ऊपर मूवमेंट्स किस तरह से होती हैं। तो अगर हम मूवमेंट्स की बात करते हैं तो हमने भी बात की कि आप इसको आइसोलेटली मूव नहीं कर सकते, ठीक है? मैं इसको अलग से नहीं हिला सकती। हाँ, अगर मैं शोल्डर की श्रगिंग करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसकी श्रगिंग कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे क्लेविकल जो है वो अपवर्ड मूव कर रही होगी, ठीक है? तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर जो है वो मूवमेंट आ रही है। इसी तरह से अगर मैं शोल्डर पे कोई मूवमेंट करती हूँ, मैं शोल्डर को फ्लेक्शन में मूव करूँ, ठीक है, एबडक्शन में मूव करूँ, फ्लेक्शन में मूव करूँ, तो बेसिकली जो मेरे आर्म्स एलिवेशन है या मेरी जो स्कैपुलर मूवमेंट्स हैं उसके साथ ही जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है इस पे मूवमेंट हो सकती है, ठीक है? क्योंकि इस पे उनकी वजह से मूवमेंट होती है, इस वजह से साइनोवियल वैरायटी का जॉइंट है। ऑल्दो ये आइसोलेटली मूव नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये हमारी जो गर्डल है, शोल्डर गर्डल की मूवमेंट्स जब होती हैं तो उसके साथ हमारा जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है इस पे भी मूवमेंट आती है। अब इसमें दो चीजें जो है वो आपने देखनी है, ओपन पैक पोजीशन एंड द क्लोज पैक पोजीशन। होपफुली आपने इसको काइनी में गो थ्रू किया है कि दो तरह की पोजीशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं ओपन पैक और क्लोज पैक। जॉइंट जब अपनी आप ये कहें कि रिलैक्सिंग स्टेट में हो, जब उसके ऊपर लीस्ट फोर्स लग रही हो, जब उसके मसल एक्शन जो है वो बहुत कम हो रहा हो,
ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। उस पोजीशन में जब आपके जॉइंट के ऊपर लीस्ट फोर्सेस लग रही हैं, जो दो बोनी जो स्ट्रक्चर्स मिलके आपस में जॉइंट बना रहे हैं वो लूजन है, वो अपार्ट है, रिलैक्स हैं, तो उस पोजीशन को आप कहते हैं दैट इज बेसिकली अ ओपन पैक पोजीशन। जो क्लोज पैक पोजीशन है वो पोजीशन होती है जिसमें आपके जॉइंट्स मैक्सिमली एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हो, जिसमें टेंशन जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। उस तरह की जो पोजीशन होती है इसको आप कहते हैं दैट इज क्लोज पैक पोजीशन। फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू में ओपन पैक पोजीशन और क्लोज पैक पोजीशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। हम कभी भी जॉइंट को क्लोज पैक पोजीशन में मोबिलाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऑलरेडी जॉइंट मैक्सिमम एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। जब वो मैक्सिमली इन कॉन्टैक्ट है एक दूसरे के साथ, तो उस केस में क्या होगा, आप उसके ऊपर मोबिलाइजेशन की फोर्स लगा रहे हैं। जब वो मैक्सिमल इन कांटेक्ट में है, मैक्सिमम उसके ऊपर टेंशन है, तो वेयर एंड टेयर और डिस्ट्रक्शन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम पहले जॉइंट को रिलैक्स करते हैं। जॉइंट की जो ओपन पैक पोजीशन है जिसमें उसके ऊपर लीस्ट फोर्स लग रही है, क्योंकि पहले से फोर्सेस बहुत लग रही हैं और हम ऊपर से जो है वो मोबिलाइजेशन की फोर्स लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, फायदा नहीं होगा पेशेंट को, पेशेंट की पेन बढ़ जाएगी, पेशेंट की जो डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में इट्स बेटर कि आप पहले जो है वो जॉइंट को लूज पैक पोजीशन में लेके जाएं, आप रेस्टिंग पोजीशन में लेके आए जॉइंट को, तो उसके बाद आप मोबिलाइजेशन अप्लाई करें ताकि पेशेंट को उससे बेनिफिट हो। तो क्लोज पैक पोजीशन की अगर हम बात करते हैं शोल्डर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की, तो मैक्सिमम जो शोल्डर एलिवेशन है, ठीक है, वो आपकी क्लोज पैक पोजीशन है। और ओपन पैक पोजीशन क्या होती है कि अगर मैं बैठी हूँ और मेरा आर्म साइड पे आराम से रेस्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने इस पे कोई मूवमेंट नहीं की हुई, वो आराम से बस नीचे जो है वो सीधा है, तो आर्म रेस्टिंग बाय साइड जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होती है, वो ओपन पैक पोजीशन होती है आपके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट वन इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियन और क्लेविकल जो है वो आपस में मिलकर जॉइंट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है। इरेगुलर जॉइंट है, ठीक है, ये सिर्फ जो है वो मूवमेंट तो सारे प्लेन में अलाउ करता है लेकिन बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। इस पे बस कुछ डिग्री की मूवमेंट्स आती हैं। और किसके साथ वो सिंक्रोनाइज्ड हैं कि जब आप आर्म को एलिवेट करते हैं, ठीक है, यही वही बात, जैसे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट अलग से मूव नहीं कर सकता, इसी तरह से जब आप आर्म को एलिवेट करते हैं, आर्म की जो एलिवेशन है उसके साथ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर रोटेशन आती है। मे बी आप लोगों ने काइनी 1 में स्कैपुलो जो ह्यूमरल रिदम है उसको गो थ्रू किया हो। अगर नहीं किया होगा तो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि एक हद तक की जो मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ आपका ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट कराता है। जब आप उस मूवमेंट से बियॉन्ड जाते हैं तो स्कैपुला साथ में सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है आपके ह्यूमरस की मूवमेंट के, ठीक है। तो अब स्कैपुला का ही तो पार्ट है एक्रोमियन, ठीक है, एक्रोमियन जो है वो स्कैपुला के ऊपर है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी आर्म एलिवेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्कैपुला जो है वो मूवमेंट के साथ साथ में सिंक्रोनाइज्ड होगा। तो इस वजह से जब भी आप आर्म एलिवेशन करते हैं तो आपकी जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है उसके ऊपर रोटेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसकी भी दोनों पोजीशंस हैं, क्लोज पैक पोजीशन एंड ओपन पैक पोजीशन। अगर हम जो है वो 90 डिग्री तक, ये जो सामने बनी हुई है आपकी पोजीशन, अगर हम 90 डिग्री तक जो है वो अबडक्ट कर लेते हैं शोल्डर जॉइंट को, तो ये हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट यहाँ पे आके लॉक हो जाता है। तो ये इसकी क्लोज पैक पोजीशन है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की सेम ओपन पैक पोजीशंस होती हैं कि आपने सिर्फ आर्म जो है उसको साइड पर रेस्ट दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है, उसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो नलिफाई हो जाती हैं, ठीक है। और हम इसी पोजीशन में पेशेंट का जो है वो यहाँ से एक्रोमियन जो है उसको मोबिलाइज करते हैं। वो आप मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जब पढ़ेंगे थेराप्यूटिक्स 1 में तो वहाँ से आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट वन है कोरैकोक्लेविकुलर। कोरैकोक्लेविकुलर जो है ये कोई डायरेक्ट जॉइंट नहीं बनता कोराकॉइड प्रोसेस का और क्लेविकल का, इन दोनों के दरमियान में जो है वो आपके लिगामेंट्स हैं, ठीक है, आपके फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं। तो फाइब्रस स्ट्रक्चर से जो जॉइंट बनता है, यू आर वेल अवेयर कि उसको हम सिंडेस्मोसिस कहते हैं, ठीक है।
तो अब इसमें क्या होगा कि आपका जो कोराकाइड प्रोसेस है और जो क्लेविकल है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बाइंड होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी एनाटॉमी 1 में कि इनको जो आपस में बाइंड करता है लिगामेंट, दैट इज बेसिकली कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब जो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। आप में से कोई बता सकता है कि कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के? नहीं आइडिया किसी को भी? मैम आई गेस सुपीरियर और लैटरल। नहीं बेटा, इसी के 2 पार्ट्स हैं। मैम इसका आई थिंक एक कोनॉइड था। हाँ, कोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड। मैम ट्रेपेजॉइड था ये और ट्रेपेजॉइड एंड कोनॉइड। कोनॉइड जी, Conoid 2 and बेसिक, जी कोनाइड एंड ट्रेपेजॉइड है, 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं आपके कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के, ठीक है। और कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के ऊपर भी लिटिल मूवमेंट्स होती हैं तब जब आपके शोल्डर गर्डल के ऊपर मूवमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, 4th वन है आपका स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट क्या है? स्कैपुला और थोरैसिक जो वॉल है, ठीक है, इसके दरमियान में आपके मसल्स हैं, आपके लिगामेंट्स हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये आपका जो है वो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है। डायरेक्ट बोनी कनेक्शन नहीं है स्कैपुला की और आपके थोरैसिक वर्टिब्रास की, आपस में इनकी बोन टू बोन कोई कनेक्शन नहीं है। बीच में इनके मसल्स हैं, आपके स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक आपके लिगामेंट्स हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये मिलके आपका स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट बना देती हैं। अब फंक्शंस क्या क्या है मसल्स के जो आपके स्कैपुला के साथ अटैच होते हैं? आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े हैं, ठीक है। आपके लिवेटर स्कैपुलीज हैं, आपके रेम्बॉइड्स हैं, आपके टीरीज हैं, आपके रोटेटर कफ हैं, ये सारे मसल्स आपके स्कैपुला के साथ अटैच होते हैं। आप कुछ भी उठाते हैं अपने हाथ में, उस टाइम पे आपका जो स्कैपुला है वो आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, कि आपके शोल्डर के ऊपर आपके स्टेबलाइजर्स भी अटैच है। इसके अलावा जब भी आपने जो है वो अपर एक्सट्रीमिटी की जो मूवमेंट्स परफॉर्म करनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि खाली ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होती, एक सर्टेन डिग्रीज के बाद आपकी स्कैपुला साथ में सिंक्रोनाइज्ड होती है आपके ह्यूमरस की मूवमेंट के साथ। तो स्कैपुला जो है ये आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की, आपके जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, इसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। आपके जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशनिंग करेगा, वेयर एंड टेयर जो है बीच में ना हो, एक प्रॉपर बायोमैकेनिक्स होती है मूवमेंट्स की ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के। अगर उसमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम आए तो पेशेंट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं। मे बी आप लोगों ने नाम सुना हो जैसे फ्रोजन शोल्डर है, या फिर आप जो है आपकी जो शोल्डर के बर्सास हैं उनमें बर्साइटस हो सकता है। वो हम आगे जब इंजरीज डिस्कस करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी समझाऊंगी। अभी सिर्फ हम एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। आप देखो यहाँ पे ये जो आपके सामने आपको नजर आ रही है डायग्राम, ये सिंपल आपका जो है वो स्कैपुला है और ये आपकी जो है यहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रास हैं। इन दोनों के दरमियान में मसल्स हैं जो इनको आपस में अटैच कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मूवमेंट होती है तो ये सारी चीज जो है, जैसे अगर मैं यहाँ से ह्यूमरस को अगर एलिवेट करती हूँ तो उसकी वजह से मेरे स्कैपुला के ऊपर भी मूवमेंट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्कैपुलोथोरैसिक जो जॉइंट है इसके ऊपर भी जो मूवमेंट है वो परमिट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायोमैकेनिक्स हैं आपके शोल्डर जॉइंट की। अब सोचने वाली बात ये है कि आप बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, खाली आप शोल्डर जॉइंट पढ़ें? पेशेंट जब हमारे पास आता है फ्रोजन शोल्डर वगैरह के साथ या किसी और प्रॉब्लम के साथ, तो बहुत से लोग जो है वो मिसगाइड होते हैं, वो सिर्फ उसके जो शोल्डर है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि जब शोल्डर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही है तो साथ में स्कैपुला पे मूवमेंट होती है, साथ में एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है, पीछे से आपका जो थोरैसिक वर्टिब्रास हैं उनकी मोबिलिटी भी जरूरी है। तो नॉर्मली बहुत से लोग जो है वो सिर्फ शोल्डर तक जो है इसको फोकस करते हैं और बाकी जो पोर्शंस हैं उनको छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, पेशेंट की रेंज पूरी नहीं होती, क्योंकि मे बी उसका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट स्टिफ हो जिसकी वजह से प्रॉपर रोटेशन नहीं हो पा रही, या मे बी उसका जो है पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रास का कोई प्रॉब्लम है और आप सिर्फ जो है उसका शोल्डर जॉइंट ही मोबिलाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो रही।
तो ये सारी जो शोल्डर गर्डल की बायोमैकेनिक्स है इसको पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आप देख सकें कि पेशेंट में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपके। जैसे अपेरेंटली आपको लगता है कि वो सिर्फ शोल्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें से कोई स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो आपको सबको थॉरली एग्जामिन करना पड़ेगा, सबको थॉरली, आपको अगर किसी को मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है तो मोबिलाइज करना पड़ेगा, मसल वीक है तो उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। वो हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वन है दैट इज ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट है। क्यों कहते हैं बॉल एंड सॉकेट? क्योंकि जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो बॉल की तरह से है और जो ग्लिनाइड कैविटी है वो सॉकेट है, तो ये इसके अंदर जो है वो फिक्स होता है। फिक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि बॉल जो है उसका साइज बड़ा है और सॉकेट का साइज छोटा है, लेकिन इसकी वजह से इस पे मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये आपका सारे एक्सिस में मूवमेंट्स देता है, सारे प्लेन्स में इसकी मूवमेंट होती है, सारी तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो पॉसिबल हैं एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, अब जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो बड़ा है 3 to 4 टाइम्स एज कम्पेयर टू ग्लिनाइड कैविटी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि डिस्लोकेशन हो सके, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके सराउंडिंग्स में लिगामेंट्स अटैच कर दिए हैं। ठीक है, इसको सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, लेटरल साइड से जो है वो इसके लिगामेंट जो हैं वो आके इसको अटैच कर रहे हैं। आपके जो रोटेटर कफ मसल्स हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो रोटेटर कफ के जो मसल्स हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आपके जो अंदर जॉइंट के कैप्सूल्स हैं वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है इसके अंदर जो है वो एक नेगेटिव फोर्सेस होती हैं जो इसको एक दूसरे के साथ जो है वो खींच के रखती हैं, एक दूसरे की तरफ इसको अट्रैक्ट करके रखती हैं। तो इस तरह से जो डिसलोकेशन के या जो सबलक्सेशन है उनके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लिनाइड फोसास हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। कुछ लोगों में जो है वो ओवल शेप होते हैं, कुछ लोगों में जो है वो पियर शेप्ड हैं। तो इट डिपेंड्स कि उनकी जो शेप है बाय बर्थ वो किस तरह की है। जहां तक बात है ओपन पैक एंड क्लोज पैक पोजीशंस की ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, तो 55 डिग्रीज जो है अबडक्शन के, ठीक है, अगर आपने सिर्फ 55 डिग्रीज तक जो है वो शोल्डर को अबडक्ट किया है, ठीक है, और 30 डिग्री की आपकी हॉरिजॉन्टल एडक्शन है, तो ये वाली जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली अ ओपन बैक पोजीशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, अगर आप इसको मैक्सिमली एलिवेट कर लेते हैं तो ये आपकी जो है वो क्लोज बैक पोजीशन बन जाएगी। तो क्लोज बैक पोजीशन जो है उसके अंदर आप बिल्कुल ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे सारी तरह की मूवमेंट्स होती हैं इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके जो है वो जॉइंट के कैप्सूल्स हैं। अब आपका सपोज ये ग्लिनाइड कैविटी है, ग्लिनाइड कैविटी के बाहर एक रिम लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लैब्रम कहते हैं, ग्लिनाइड लैब्रम। वो जो लैब्रम है बेसिकली वो इस तरह से अटैच है कि वो फर्दर उस सॉकेट को डीप करता है। जब वो फर्दर सॉकेट डीप होता है तो फर्दर स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है आपके ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को। ठीक है, इसके अलावा आपके रोटेटर कफ का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके रोटेटर कफ यहाँ पे अटैच हैं, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है, टीरिस माइनर है, सबस्कैपुलारिस है। ये 4 बेसिक मसल्स हैं जिनको आप रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शोल्डर जॉइंट में, और ये जो है वो शोल्डर को मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये आपके मसल्स हैं, ठीक है, इंफ्रास्पाइनेटस है, आप लोगों को नाम बता रहा है कि ये स्कैपुला का जो स्पाइनस प्रोसेस है उसके नीचे से निकलेगा, ठीक है, बिलो द स्पाइन है। सुप्रास्पाइनेटस जो है ये स्कैपुला का जो स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, इसके ऊपर से निकलेगा। टेरिस माइनर है, ठीक है, और सबस्कैपुलारिस है, ठीक है। सबस्कैपुलारिस जो है ये आपके सबस्कैपुलर जो फोसा है, आपके जो स्कैपुला है वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं और जाके आपकी जो ह्यूमरस है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इनका काम है रोटेशन, ठीक है, मीडियल रोटेटर्स एंड द लैटरल रोटेटर्स हैं ये आपके शोल्डर जॉइंट के। ये सारी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, आप लोगों को सबको पता है कि सारी जो मूवमेंट्स हैं वो पॉसिबल होती हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? ग्लिनाइड लैब्रम है, ठीक है, आपके डिफरेंट लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स में आपके जो है वो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स हैं, आपके जो मीडियल लैटरल हैं, इसके अलावा आपके रोटेटर कफ मसल्स हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जॉइंट कैप्सूल है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव फोर्सेस होती हैं जो इसको अंदर की तरफ खींच के रखती हैं अपनी तरफ। क्लोज पैक पोजीशन में जॉइंट मैक्सिमम स्टेबिलिटी में होता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आप उसको मोबिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होने की वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकती है।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लिनाइड लेब्रम की। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि आपका जो ग्लिनाइड फोसा है उसको एक रिम ने सराउंड किया हुआ है, जैसे एक कफ होती है, ठीक है, जैसे आपकी सूट्स की कफ होती है, तो एक कफ है जिसने आपकी जो ग्लिनाइड फोसा है उसको इंसर्कल किया है, और वो बेसिकली फाइब्रोकार्टिलेजिनियस रिम है। वो क्या करती है, वो आपकी जो सॉकेट है, ठीक है, जो आपका फोसा है सॉरी, उसको फर्दर डीपन करती है, जिसकी वजह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को फर्दर स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड होती है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन करें तो लेब्रम जो है इसकी शेप जो है दैट इज ट्रायंगुलर। It is a primary attachment for the glenohumeral ligament and give rise to the long head of biceps superiorly. ठीक है, ये आपकी जो ग्लिनाइड लेब्रम है, इस पे आपके जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स हैं उनको ये अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि वो आगे जो है वो वहां पे अटैच हो जाते हैं। ग्लिनाइड लेब्रम इज अप्रोक्सीमेटली 9 mm थिक, ठीक है, ये 9 mm इसकी थिकनेस है, इस वजह से ये ग्लिनाइड को फर्दर जो है वो डीपन करता है, और जब वो फर्दर डीपन होता है तो ऑब्वियसली आपकी जो वही वाली बात कि ये जो कर्वेचर होता है उसको परफेक्टली जो है कंफर्म करता है, तो इसकी वजह से आपकी जो ग्लिनाइड की डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। जब ग्लिनाइड डेप्थ इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्लिनाइड फोसा है उसके ऊपर ग्लिनाइड लेब्रम जो है वो अटैच हुआ है, ठीक है, ये जो सराउंड कर रहा है रिम, ये जो एक रिम है इसको हम कहते हैं कि ग्लिनाइड लेब्रम है। और अभी हमने पीछे बात की कि ये जो रिम है ये जो बाइसेप का हेड है, ठीक है, जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है, ये आप कहें कि उसको जो है वो जगह दे रहा है या ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है, कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप सुपीरियरली जो है वो आपका जो लेब्रम है उसके साथ अटैच्ड है। तो ये बेसिक एनाटॉमी है आपके ग्लिनाइड लेब्रम की ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। नेक्स्ट वन है लिगामेंट्स। लिगामेंट जो है वो सुपीरियर है, मिडल है, इंफीरियर है, ठीक है, जो आपका सुपीरियर लिगामेंट है। लिगामेंट्स बेसिकली आपकी जो एक्सेसिव मूवमेंट्स हैं उसको रोकते हैं। क्यों रोकते हैं एक्सेसिव मूवमेंट को? ताकि जॉइंट की स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर जॉइंट जो है वो एक्सेसिवली मूव करेगा तो उसके डिसलोकेशन के या सबलक्सेशन के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपकी जो सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है ये आपकी जो लैटरल रोटेशन है उसको बिलो 45 ही रखते हैं, उससे ऊपर नहीं जाने देते, ठीक है। फिर मिडल वाले जो हैं ये आपकी जो रोटेशन है उसको 45 से 90 डिग्री तक रखते हैं। और जो इंफीरियर है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर पार्ट है उसका और एक उसका पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। अब इंफीरियर वाले के 2 काम हैं, एक उसने लैटरल रोटेशन को रोकना है और साथ में उसने मीडियल रोटेशन को भी रोकना है। तो उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो लैटरल रोटेशन को लिमिट करता है 90 डिग्री तक, और उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो मीडियल रोटेशन को लिमिट करता है, ठीक है। इस तरह से शोल्डर जॉइंट के ऊपर आपका कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट है जो कोराकाइड प्रोसेस से निकलेगा और ह्यूमरस पे आके जो है वो अटैच हो जाएगा। कैप्सूलर लिगामेंट्स हैं जो फर्दर जो आपका कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट का उसको रीइंफोर्स करते हैं। तो ये डिफरेंट ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी हैं आपके जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसके अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिस वन इज सुपीरियर क्योंकि सबसे ऊपर लगा हुआ है, इसका नाम बताता है। मिडल वाला ऑब्वियसली इनके बीच में लगा होगा और इंफीरियर वाला जो है वो सबसे नीचे होगा, ठीक है। ये कोराकाइड प्रोसेस से निकलेगा, ठीक है, आपका जो कोराकाइड लिगामेंट है, और जाके जो है वो आपके ह्यूमरस के ऊपर जो है यहाँ से निकलेगा और ह्यूमरस के ऊपर जो है वो अटैचमेंट दे देगा। तो ये डिफरेंट तरह के लिगामेंट्स हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे वही लिगामेंट्स हैं जिनको हमने पहले पीछे डिस्कस किया। ये आपका कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है जिसके 2 पार्ट्स थे, कोनाइड एंड ट्रेपेजाइड, ठीक है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को रीइंफोर्स करता है एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट जो कि उसके नाम से है। कोरैकोएक्रोमियल जो है उसको रीइंफोर्स करता है कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट। अभी हमने बात की है कि कोराकाइड प्रोसेस से एक लिगामेंट निकलता है जो आके ह्यूमरस पे अटैच होता है विच इज कॉल्ड एज कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। इसके अलावा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है और आपके 3 ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। ये लिगामेंट्स आपके जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन है रोटेटर कफ। 4 मसल्स हैं रोटेटर कफ के, पहले बात हो गई है, दोबारा से रिपीट हो रही हैं चीजें। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टीरिस माइनर, इनको हम कहते हैं सिट्स, ठीक है। इनका जो एब्रिविएशन यूज होता है दैट इज सिट्स। तो सिट्स स्टैंड फॉर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टीरिस माइनर, ठीक है। तो ये आपका जो 4 मसल्स हैं बेसिकली ये आपकी कफ
इसको हम कफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका पूरे शोल्डर जॉइंट के सराउंडिंग में ऐसे कफ बना देता है, ठीक है। इंफीरियरली अटैच नहीं है, इस वजह से ज्यादातर चांसेस जो होते हैं डिसलोकेशन के शोल्डर जॉइंट के वो इंफीरियर होते हैं। शोल्डर जॉइंट कभी भी सुपीरियरली डिसलोकेट नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से इसके लिगामेंट्स ने इसको बड़ा रीइंफोर्स किया हुआ है, इसके ऊपर ये सारे सराउंडिंग्स में सारे रोटेटर कफ मसल्स लगे हुए हैं। इंफीरियर साइड पे इसको कोई भी चीज जो है वो अब कहें कि अटैचमेंट नहीं दे रही, इस वजह से सबसे ज्यादा जो डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं वो इंफीरियरली होते हैं शोल्डर जॉइंट। ये कफ बना रहे हैं सराउंडिंग में, ठीक है। टीरिस माइनर है, इंफ्रास्पाइनेटस है, सुप्रास्पाइनेटस है, सबस्कैपुलरिस है, और ये जो बाइसेप का लॉन्ग हेड है, ठीक है, ये हमने अभी बात की थी पीछे से कि ये ग्लिनाइड जो आपका लैब्रम है वहां से निकलता है। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको पहले से बता दी कि कफ जो है वो आपके शोल्डर को पोस्टीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर साइड से कर रहे हैं। इंफीरियर साइड से कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, इस वजह से वहां के डिसलोकेशन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये ह्यूमरस को एलिवेट कर लेते हैं। कैसे भला? ये डायग्राम देखें, यहाँ पे हमने बात की थी कि रोटेटर कफ मसल्स लगे हुए हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इनवर्ट की तरफ जो है, अब जैसे यहाँ पे कोई चीज है, अगर वो छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शायद एनाटॉमी 1 में आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट्स बने हैं या नहीं बने। मसल जहाँ लगा होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि एल्बो के फ्लेक्सर्स लगे हुए हैं, ठीक है, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये छोटे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेरे हाथ को पुल करेंगे, तो इसका मतलब है एंटीरियरली फ्लेक्सर्स लगे हुए हैं। पीछे जो एक्सटेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे सारे, जब एक दूसरे को खींचेंगे तो मेरा हाथ जो है वो एक्सटेंशन में चला जाएगा, तो इसका मतलब है पीछे वाले जो मसल्स हैं उनका काम एक्सटेंशन का होगा। ये कॉमन सेंस है सारी। अब क्या बात है, ये सारे मसल्स यहाँ पे अटैच हैं, ठीक है, ये मेरी कफ पे अटैच है। अब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है डेल्टॉइड की फोर्स जो है ऊपर लगेगी, और ये जब सारे आपस में खींच रहे हैं, क्योंकि ये स्कैपुला से निकले हैं और ये ह्यूमरस पे अटैच है, तो जब ये स्कैपुला की तरफ खींच रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये साफ दिखा रहा है कि ये स्कैपुला है, ठीक है, दिस वन इज स्कैपुला एंड दिस वन इज ह्यूमरस। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि फोर्स जो है टुवर्ड्स स्कैपुला लग रही है, क्योंकि मसल निकल ही स्कैपुला से रहे हैं सारे। ये सारे जो रोटेटर कफ हैं ये आपके स्कैपुला से निकलते हैं, कुछ स्पाइन के ऊपर से, कोई नीचे से, कोई आपके फोसा से। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पीछे की तरफ जो है ये फोर्स आपकी डायरेक्ट हो रही है टुवर्ड्स योर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, टुवर्ड योर स्कैपुला, ठीक है, अंदर की तरफ, ये जॉइंट के अंदर की तरफ जा रही है। और ये जो डेल्टॉइड है, ये जो हाथ है, जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो डेल्टॉइड की फोर्स जो है वो अपवर्ड जाती है, ठीक है। तो रोटेटर कफ का प्रॉपर काम करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, वो फिर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगी बात, वो हम इंशाल्लाह जब इंजरीज पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, क्लोज बैक पोजीशन क्या है, आपका शोल्डर जो है वो मैक्सिमली एलिवेटेड है, ठीक है, मैक्सिमली एबडक्टेड है और लैटरल रोटेशन में है। दिस वन इज द क्लोज बैक पोजीशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जिसमें शोल्डर जॉइंट मैक्सिमम स्टेबल है, लेकिन हम इसमें इसके ऊपर कोई मोबिलाइजेशन जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। ये सारी बातें हो गई। शोल्डर जॉइंट क्या है, इसमें 5 आर्टिकुलेशंस हैं, ग्लिनोह्यूमरल, एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्टेर्नोक्लेविकुलर, स्कैपुलोथोरैसिक एंड कोरैकोक्लेविकुलर। शोल्डर गर्डल, स्टेर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियोक्लेविकुलर जो जॉइंट्स हैं ये आपके शोल्डर गर्डल के अंदर आते हैं। इसके अलावा साइनोवियल जॉइंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनके पास बर्साज होते हैं। बर्साज बेसिकली क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक्स हैं, जो आपकी जो है इसके अंदर से फ्लूइड निकलता है। इस फ्लूइड का बेसिक काम क्या है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्सेस को कम कर रहा है, वेयर एंड टियर का प्रोसेस नहीं होता। तो ये वाली जो फंक्शंस है बर्साज के, ये आप लोगों ने एनाटॉमी 1 में पढ़े होंगे। इसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इंजरीज में मैं आपको ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। बर्सास जो हैं वो कौन कौन से हैं, सबस्कैपुलारिस बर्सा नाम बता रहा है, जहाँ पे आपका सबस्कैपुलारिस मसल है उसके नीचे पड़ा होगा, क्योंकि उससे नीचे है ये, ठीक है, सब है। सब कोराकाइड, जहाँ पे कोराकाइड प्रोसेस है उसके नीचे पड़ा होगा। सब एक्रोमियल, एक्रोमियल प्रोसेस जो है उससे नीचे पड़ा होगा सब एक्रोमियल बर्सा। तो ये जगह हो गई है कहाँ पे ये बर्सास जो है वो प्रेजेंट है। एनाटॉमी उसका नाम से ही पता चल रही है कि क्या लोकेशन है। ये देखें,
ये आपका एक्रोमिक प्रोसेस है। इससे नीचे के जो बर्साज हैं दे आर कॉल्ड एज सब एक्रोमिल बर्सा। ये है आपका कोराकाइड प्रोसेस, ठीक है। इसके नीचे का जो बर्सा है दैट इज सब कोराकाइड बर्सा। ये आपके वो है क्या कहते हैं इसको, मसल है एडल्टाइड, ठीक है। ये आपका जो है वो सबस्कैपुलारिस मसल है, उसका टेंडन है। उससे नीचे जो आपका बर्सा पड़ा होगा वो आपका सबस्कैपुलारिस बर्सा होगा। तो इस तरह से आपकी जो बर्साज हैं जहाँ पे वो नीचे प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ये है। अगर उससे ऊपर होगा तो सुप्रा का नाम आ जाएगा, अगर नीचे होगा तो सब का नाम आ जाएगा। Subcoracoid and subscapular bursa prevent friction between subscapularis muscle and the neck of scapula, head of the humerus and the coracoid process। देखो कोराकाइड के नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, कोराकाइड के नीचे अगर बर्सा है तो कोराकाइड के नीचे जो और चीजें होंगी उनकी कोराकाइड प्रोसेस के साथ फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि बीच में बर्सा उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके सबकोराकाइड बर्सास हैं या सबस्कैपुलारिस बर्सा हैं, उनके नीचे से जो जो चीजें गुजर रही हैं ये उनकी उस चीज के साथ फ्रिक्शन खत्म कर देता है, क्योंकि ये बीच में आपको जो है वो आप कहें कि फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है। वो जो फ्लूइड है वो कुशनिंग इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से आपस का जो वेयर टेयर है, आपस की जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सब एक्रोमिल बर्सा जो है ये वो लाई करता है बिलो द एक्रोमिक प्रोसेस, ठीक है। और ये फ्रिक्शन कम करता है ह्यूमरल हेड की और रोटेटर कफ की, ठीक है। अब यहाँ पे बस मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आपके रोटेटर कफ पे प्रॉब्लम होता है ना और रोटेटर कफ प्रॉपरली ह्यूमरस को रोटेट नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि आपकी मूवमेंट के दौरान ये बर्सा बीच में इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसको बीच में रबिंग मिलना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सब एक्रोमिल बर्साइटिस। ये भी पेन कॉज करता है आपके जो शोल्डर है उसके अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स रोटेटर कफ की बहुत ज़रूरी है कि रोटेटर कफ प्रॉपरली रोटेट करें, प्रॉपरली जो है वो काम करें, प्रॉपर आपके ह्यूमरस को रोटेट करें, ताकि जो है वो स्मूथली जो ह्यूमरस का हेड है वो ग्लिनाइड के अंदर जो है वो मूव कर जाए। अदरवाइज अगर ये स्मूथ मूवमेंट नहीं देगा तो आपकी जो ह्यूमरस का हेड है और जो आपकी सब एक्रोमियल जो स्पेस है वहां से अगर बर्सा इन्फ्लेम्ड हो गया है तो रोटेटर कफ हर मूवमेंट के दौरान बीच में इम्पिंज होगा, हर मूवमेंट पे इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इसके इंजरी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सब एक्रोमियल बर्साइटिस। इसको हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है स्टेबल शोल्डर। हमने पहले बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि दो तरह के आपके जो है वो रिस्ट्रेन होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। मैंने स्टैटिक में बताया था कि लिगामेंट्स, आपके जो लेब्रम है, आपके जो कैप्सूल्स हैं, आपके जो फोर्सेस हैं, ये सारे जो हैं वो स्टैटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं, और डायनामिक स्टेबलाइजर्स जो हैं बेसिकली वो आपके मसल्स होते हैं। तो आपके जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, आपके जो बाइसेप्स हैं, आपके जो डेल्टॉइड है, आपके जो स्कैपुला के मसल्स हैं, ये सारे के सारे शोल्डर के डायनामिक स्टेबलाइजर्स हैं। और जो स्टैटिक स्टेबलाइजर्स हैं वो बोन की क्या शेप है, ठीक है, उस पे लिगामेंट्स क्या लग रहे हैं, जैसे ग्लिनाइड लेब्रम की हमने बात की थी कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह से आपका जो कैप्सूल है, हमने पीछे बात की कि नेगेटिव प्रेशर होता है ह्यूमरस के अंदर और ग्लिनाइड जो कैविटी है उसके अंदर, तो वो एडहेजन की फोर्सेस आती हैं दोनों में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो ये बेसिकली स्टेबल शोल्डर के पीछे जो हमारे स्टैटिक और डायनामिक रिस्ट्रेन है ये उनके नाम मेंशन है। नेक्स्ट वन है स्कैपुला के मसल्स। स्कैपुला के मसल्स की हमने पहले भी बात कर ली थी कि जब शोल्डर की मूवमेंट्स होती हैं तो ये स्कैपुला जो है वो हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी है। ये हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज करता है जब आपने कुछ भी उठाना है, या फिर ये हमारे जो अपर लिम्ब की जो मूवमेंट्स हैं या जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की जो मूवमेंट्स हैं इनको फैसिलिटेट करता है। तो कौन कौन से मसल्स हैं जो बेसिकली हमारे स्कैपुला के अंदर आते हैं? सारी वही मसल्स हैं जो आपने पहले पढ़ लिए। लिवेटर स्कैपुली है, स्कैपुला को जो एलिवेट कर रहा है। ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस के 3 पार्ट्स हैं, अपर ट्रेपीजियस है, मिडल ट्रेपीजियस है, लोअर ट्रेपीजियस है। तो इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। आप लोगों ने रेम्बॉइड्स पढ़े हैं, रेम्बॉइड्स मेजर हैं, माइनर हैं, ये आपके स्कैपुला के मसल्स हैं। आप लोगों ने पैक मसल्स के बारे में पढ़ा होगा, पैक माइनर मसल है, ठीक है। आपका जो सबक्लेवियस है, ये सारे वो मसल्स हैं जो मसल्स ऑफ स्कैपुला है, जो डिफरेंट जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो डिफरेंट तरह से हमारा जो जब शोल्डर मूव करता है तो शोल्डर जॉइंट को जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि आपका जब स्कैपुला है उसके ऊपर क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं। जैसे अगर मैं ये मूवमेंट कर रही हूँ जिसको मैं श्रगिंग कहती हूँ शोल्डर जॉइंट की, इस केस में क्या होता है, मेरा स्कैपुला एलिवेट करता है। अगर मैं अपने शोल्डर को ढीला छोड़ देती हूँ तो मेरा स्कैपुला
नीचे चला गया, डिप्रेस हो गया। अगर मैं जो है वो अपने जो दोनों शोल्डर्स हैं, या आप इसको देखें कि आपकी जो ये, इनको हम कहते हैं शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है, ये जो स्कैपुला है इसका ये जो मीडियल बॉर्डर है इसको हम कहते हैं शोल्डर ब्लेड। अगर मैं दोनों शोल्डर ब्लेड को एक दूसरे के पास लेके जाना चाहूँ, ठीक है, आपस में इनको लेके आऊँ, तो ये शोल्डर रिट्रैक्शन है। अगर मैं पंचिंग मूवमेंट करती हूँ, मैं आगे की तरफ इसको लेके आती हूँ, जिसको मैं प्रोट्रैक्शन कहती हूँ, ठीक है, तो ये वाली जो मूवमेंट है ये प्रोट्रैक्शन है। मैं ह्यूमरस को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो स्कैपुला ऑटोमेटिकली अपवर्ड रोटेट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ लेके आती हूँ अपने जो ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट है इसको, शोल्डर जॉइंट को, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा शोल्डर है वो नीचे आ जाएगा, तो डाउनवर्ड रोटेशन होगी। तो ये वो मूवमेंट्स हैं जो आपकी स्कैपुला के ऊपर होती हैं। स्कैपुला पे कौन कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं? एलिवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, अपवर्ड रोटेशन एंड डाउनवर्ड रोटेशन। तो ये वो मूवमेंट्स हैं जो स्कैपुला के ऊपर पॉसिबल हैं। एक्शंस क्या क्या है स्कैपुलर मसल्स के? ये जो एरोज हैं यही आपको सारा कुछ बता रहे हैं, इसलिए मैंने पीछे आपको नहीं बताया कि कौन सा जो मसल है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। लिवेटर, एलिवेट करने वाला, स्कैपुला को जो ऊपर की तरफ लेके जाने वाला है, ठीक है। तो ट्रापीजियस का जो अपर पोर्शन है और जो लिवेटर स्कैपुली है और जो रेम्बॉइड्स है, रेम्बॉइड्स के बेसिकली दो फंक्शन है। रेम्बॉइड्स अपलिफ्ट भी करते हैं, रेम्बॉइड्स रिट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। आर फॉर रेम्बॉइड्स एंड आर फॉर रिट्रैक्टर्स। तो रेम्बॉइड्स माइनर और मेजर दोनों ही रिट्रैक्टर्स हैं कि ये स्कैपुला को रिट्रैक्ट करते हैं। ये वाली जो मूवमेंट है ये रिट्रैक्शन को शो कर रही है, ठीक है। तो रेम्बॉइड्स हैं, ट्रेपीजियस हैं, ओलिवेटर स्कैपुली हैं, ये एलिवेट भी कर रहे हैं और ये हमें रिट्रैक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मीडियल बॉर्डर को टुवर्ड्स थोरैसिक वर्टिब्रास जो है वो लेके आ रहे हैं। इसी तरह से जो स्ट्रैटस इंटीरियर है और जो पेक्ट माइनर है ये प्रोट्रैक्टर्स हैं, दे आर द प्रोट्रैक्टर्स, ठीक है। इस तरह से जो हमारा ट्रेपीजियस का लोअर पार्ट है, ठीक है, और जो पेक्ट माइनर है ये डाउनवर्ड भी मूवमेंट करते हैं, या आप कह सकते हैं ये डिप्रेसर भी हैं हमारे स्कैपुला के। अब जो हमारे ट्रेपीजियस हैं, जो स्ट्रैटस इंटीरियर है, जो रेम्बॉइड्स है, ये जो स्ट्रैटस इंटीरियर सॉरी और जो ट्रेपीजियस है ये अपवर्ड रोटेशन कराने में हेल्प आउट करते हैं, और जो हमारा रेम्बॉइड है, पेक्ट माइनर है और जो लिवेटर स्कैपुली है ये डाउनवर्ड रोटेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो ये फंक्शंस हैं हमारे स्कैपुलर मसल्स के। अब बात ये है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स, क्योंकि ये काइनेमैटिक्स है, ठीक है। और काइनेमैटिक्स जो है ये हमारी बायोमैकेनिक्स का पार्ट है। ये शोल्डर के फ्लेक्सर्स हैं। शोल्डर के फ्लेक्सर्स कौन कौन से हैं? पेक्ट मेजर का जो क्लेविकुलर पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर डेल्टॉइड, डेल्टॉइड भी हम डिफरेंस में डिवाइड करते हैं। तो जो एंटीरियर डेल्टॉइड है वो बेसिकली फ्लेक्सर है शोल्डर जॉइंट का। इसके अलावा जो आपका मसल है कोरैकोब्रेकियालिस, ठीक है। कोरैकोब्रेकियालिस का नाम बताता है, ब्रेकियम जो है वो आर्म को कहते हैं इन एनाटॉमी लैंग्वेज। कोराकाइड प्रोसेस से निकला, आपकी जो आर्म है, ठीक है, उसके ऊपर जाके अटैच हो गया है, ह्यूमरस के ऊपर जाके अटैच हो गया है, दैट इज कोरैकोब्रेकियालिस। तो ये आपके जो है मेजर फ्लेक्सर्स हैं शोल्डर जॉइंट के। जी बेटा। मैम इनमें से क्या? आपकी वॉइस बहुत डिस्टॉर्शन में आती है। क्वेश्चन इसके किसी और को समझ आया क्वेश्चन? नो मैम, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन थी। जी बेटा, आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन आ रहा है। मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर, या तो आप सबसे एंड में पूछ लीजिएगा। मेजर एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है। एक्सटेंसर्स में जो जैसे हमने बात की थी कि जो उसका क्लेविकुलर पार्ट है पेक्ट मेजर का, दैट इज फ्लेक्सर, लेकिन जो उसका स्टर्नल पार्ट है दैट इज एक्सटेंसर, ठीक है। इसी तरह से लेटिस डोर्साई जो है वो एक्सटेंसर है शोल्डर जॉइंट का, और जो टीरिस मेजर है ये भी एक्सटेंशन परफॉर्म कराता है शोल्डर जॉइंट के ऊपर, ठीक है। टीरिस माइनर जो है वो रोटेटर है, टीरिस मेजर जो है वो एक्सटेंसर है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। एब्डक्टर्स कौन कौन से हैं? डेल्टॉइड का जो एंटीरियर पार्ट था वो फ्लेक्सर था, डेल्टॉइड का जो मिडिल पार्ट है दैट इज एब्डक्टर, ठीक है, वो एब्डक्शन परफॉर्म कराता है। इसी तरह से जो सुप्रास्पाइनेटस है वो आपका मेजर एब्डक्टर है शोल्डर जॉइंट का। एडक्टर्स कौन कौन से हैं? पेक्ट मेजर का जो स्टर्नल पार्ट है, लेटिसिमस डोर्साई और टीरिस मेजर। जो एक्सटेंसर्स हैं शोल्डर के, वो शोल्डर के एडक्टर्स भी हैं। इसको आप एक साथ याद कर लीजिएगा। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल एडक्टर। हॉरिजॉन्टल एडक्टर जो है वो आपके पेक्ट मेजर हैं, एंटीरियर डेल्टॉइड है और कोरैकोब्रेकियालिस है। ये कौन से मसल्स हैं? जो आपके फ्लेक्सर्स थे, ठीक है। जो फ्लेक्सर्स हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल एडक्टर्स हैं। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स कौन कौन से हैं? मिडल एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड,
इंफ्रास्पाइनेटस एंड द टीरिस माइनर, ये हॉरिजॉन्टल एबडक्शन भी कराते हैं। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में रोटेशन ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो रोटेटर कफ के मसल्स हैं वो इसमें ऐड हो गए हैं, इंफ्रास्पाइनेटस एंड द टीरिस माइनर। ये बेसिक जो है वो आपका क्या कहते हैं आज का लेक्चर था। मैं एक छोटी सी वीडियो है जो आपको दिखाना चाह रही थी रिलेटेड टू दिस वन, ताकि आप जो है वो ताकि आपको क्लियर हो कि क्या बेसिक जो है वो एनाटॉमी है। अगर थोड़ा सा सहारा मिलेगा ना फिर हो जाएगा। मैम अब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। पूछ रही थी कि इन बेटा बीच में आ रही थी आवाज, अब फिर से आपकी आवाज चली गई है। ठीक यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जाने से दूर है चलिए इतना सीधा तो आ सकते हैं ना। बेटा ये सब कुछ हो रही है स्क्रीन? जी मैम। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, बेटा अटेंडेंस अटेंडेंस मैं खुद ही इसमें से जनरेट कर लूंगी। ओके। हम देखें कि जब शोल्डर पे मूवमेंट होती है तो स्कैपुला कंप्लीट मूव कर रहा है, और साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो जॉइंट्स हैं स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर जो जॉइंट्स हैं इन पे मूवमेंट्स आ रही हैं, और ये सिंक्रोनाइज्ड है हमारी जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है और जो स्कैपुलर मूवमेंट्स हैं आपस में। तो आप खुद सोचें अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगी तो क्या रेंज पूरी हो जाएगी? रेंज कभी भी पूरी नहीं होगी। तो 90 डिग्री ऑफ अबडक्शन तक जो है वो कोई मूवमेंट नहीं होती। जब आप इसको ओवरहेड मूवमेंट ले रहे होते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ये अंदर से रोटेशंस हो रही हैं, मीडियल और जो लैटरल रोटेशंस होती हैं, ठीक है, ये सारी वो रिप्रेजेंट हो रही हैं अभी। कि ऐसे अंदर जो है वो सॉकेट के मूवमेंट्स होती हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस की। ये देखिए जब ओवरहेड मूवमेंट होती है तो फिर जो ये जॉइंट्स हैं हमारे इनके ऊपर मूवमेंट आना जरूरी है। स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट आई है जब आपने यहाँ पे ह्यूमरस को एलिवेट किया। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम आई हैव क्लास एट 1 तो लीव कर दी। मेरी भी क्लास है 1 पे। यस मैम, मेरी भी क्लास है मैम। ये मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। मैम हमें लेक्चर्स की सर LMS से होगी?
जी, आपको हर चीज़ LMS के ऊपर मिलेगी। ओके मैम। जी बिस्मा। मैम स्टैटिक रिस्ट्रेन और डायनामिक रिस्ट्रेन में क्या डिफरेंस है? बेटा ये मैंने कल जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि जो हमारे स्टैटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं वो हैं जो हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक पोजीशन के अंदर। डायनामिक का मतलब होता है ड्यूरिंग द मूवमेंट, कि जो मूवमेंट्स के दौरान कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ की स्केपुलर ह्यूमरल रिदम शुरू हो गया। ये जब मैं स्केपुलर ह्यूमरल रिदम आपको पढ़ाऊंगी तो फिर उसमें मैं आपको ये समझा दूंगी। ठीक है, चलें फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेस कर ले, अदरवाइज मेरी क्लास है 1 बजे, मैं फिर इसको एंड करती हूँ। सब कुछ समझ आती है? यस मैम। तो क्लियर है जो आज पढ़ा है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस मैम। श्रुति के इन नो मैम। आएंगे जी बेटा। क्वेश्चन टाइप के आएंगे? बेटा आपके वॉइस में बहुत डिस्टोर्शन है, आप मुझे मैम वो ईमेल कह कर रही है देना। कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? बेटा सिनेरियो बेस्ड एग्जाम ही बनेगा आप लोगों का। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड एग्जाम ही होगा इंशाल्लाह। तो वो मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करा दूंगी। अभी तो हम सिर्फ एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं ना, इसमें आगे डिजीजेस भी आएंगी, तो मैं आपको साथ के साथ जो है वो उसको प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है जी मैम, बस ये कहना था कि जो टॉपिक आप पढ़ाएं तो ये भी बता दिया करें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। जी, अभी हम इसका जब डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे तो फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं क्लास एंड कर रही हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। है ना?